कल हम लोग ने पढ़ा था कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, ठीक है। आज हम उसी की मॉडर्न डेफिनेशन पढ़ेंगे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, दैट इज ईएफबी, हैज गिवन अ डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। हमने जो कल आपको डेफिनेशन बताई थी वो एक ट्रेडिशनल डेफिनेशन है, लेकिन आज यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसको आप बहुत अच्छे से नोट डाउन कहीं पे कर लीजिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने क्या कहा कि बायोटेक्नोलॉजी 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 को इन्होंने कंबाइन किया। क्या किया? कंबाइन किया। ट्रेडिशनल व्यू का मतलब मैंने कल क्या बताया था आप लोगों को कि ओल्ड व्यू प्लस मॉडर्न मॉलिक्यूलर एम्फेसिस, राइट। मॉडर्न मॉलिक्यूलर एम्फेसिस। बायोटेक्नोलॉजी, अब यहाँ पे ये डेफिनेशन के बारे में आप देखिए कि यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, इसने क्या किया, इसने ट्रेडिशनल व्यू जो था बायोटेक्नोलॉजी के बारे में और जो मॉडर्न व्यू है, दोनों को क्या किया, कंबाइन करके एक डेफिनेशन दी। और वो डेफिनेशन क्या है? बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है कि बायोलॉजी, ठीक है, जाहिर सी बात है कि बायोटेक्नोलॉजी, मैंने कल भी आप लोगों को ये बात बताई थी कि बायोटेक्नोलॉजी को अगर हम कोई भी चीज आसान भाषा में समझे तो बायोलॉजी प्लस टेक्नोलॉजी। क्लियर? तो यहाँ पे ये कह रहे हैं इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब जोड़ रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने जोड़ा नेचुरल साइंस को इंजीनियरिंग के साथ इन ऑर्डर टू अचीव द एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स, सेल पार्ट एंड देयर ऑफ मॉलिक्यूलर एनालॉग्स फॉर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। कल हमने पढ़ा ही था कि हम क्या करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म या उनके एंजाइम्स को लेकर जब हम कोई नया प्रोडक्ट या नई प्रोसेस बनाते हैं फॉर द ह्यूमन वेलफेयर, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक डेफिनेशन दी, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी इज द इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल साइंस एंड इंजीनियरिंग इन ऑर्डर टू अचीव द एप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब कि एप्लीकेशन, ऑर्गेनिजम्स की एप्लीकेशन और उनके सेल पार्ट्स को यूज करके क्या क्या प्रोडक्ट्स और सर्विसेज बनाई जा सकती हैं, दैट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स। दिस मीन्स, वही चीज सेम रिपीटेड अगेन, दिस मीन्स बायोटेक्नोलॉजी इज अ साइंस दैट यू that utilizes properties and uses microorganisms और exploit cells। मतलब कि क्या कह रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या करती है, यूटिलाइज करती है प्रॉपर्टीज एंड यूजेस माइक्रो organisms, uses of microorganisms and its, इसको कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि होता क्या है कि हम पूरा बायोटेक्नोलॉजी तो पढ़ जाते हैं लेकिन हमें बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन ही क्लियर नहीं होती है। एंड इट्स कंस्टिट्यूएंट्स एट, भाई जाहिर सी बात है कि कोई चीज हमें छोटी मात्रा में चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कोई चीज हमें जब स्मॉल अमाउंट में चाहिए तो हम स्मॉल अमाउंट में उसको प्रोड्यूस कराएंगे। लेकिन जाहिर सी बात है, हमें जब कोविड हुआ तो हमें वैक्सीन की बहुत ज्यादा जरूरत थी, ठीक है, बहुत लार्ज स्केल पे जरूरत थी। तो अगर हमें किसी चीज की बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे जरूरत है तो हम इंडस्ट्रियल लेवल पे आएंगे, ठीक है। एट इंडस्ट्रियल एट इंडस्ट्रियल level level for generating useful product, that's it, products।
यहाँ पे कुछ एमसीक्यूज हैं, ये अगर आपने पहले पढ़े होंगे तो मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगी इससे रिलेटेड कि किस कौन से साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जो है ये बताया कि स्मॉल रिंगलेट्स ऑफ डीएनए को प्लाज्मिड कहा गया, ये किसने बताया? गोविंद, और जो भी जुड़े हुए हैं चैट बॉक्स में वो हमें बताइए कि हु स्टडीड द स्मॉल रिंगलेट्स ऑफ डीएनए कॉल्ड प्लाज्मिड्स। बताइए गोविंद, पता है बेटा? देखिए, आप लोगों ने शायद रिवाइज नहीं किया अभी तक। कोहेन जी थे, इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा स्मॉल टर्म्स में, ठीक है, कि स्मॉल रिंगलेट्स, स्मॉल रिंगलेट्स, रिंगलेट्स ऑफ डीएनए, ठीक है, डीएनए जिसको कि प्लाज्मिड कहा जाता है, ये किसने बोला? इसको कोहेन जी ने बोला। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्लियर है यहाँ से? नेक्स्ट, इन ईयर 1969 बॉयर परफॉर्म्ड स्टडीज ऑन एंजाइम्स। बॉयर ने कौन से एंजाइम्स पे स्टडीज परफॉर्म करी? तो जाहिर सी बात है यहाँ पे हम सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसको भी कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग शॉर्ट टर्म्स में इस तरीके से कि 1969 बॉयर, बॉयर, ठीक है, इन्होंने क्या किया? परफॉर्म्ड, बॉयर परफॉर्म्ड स्टडीज ऑन एंजाइम्स, स्टडीज ऑन एंजाइम्स। कौन से एंजाइम्स थे ये हमारे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स थे, राइट, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। नेक्स्ट, फ्री फ्लोटिंग रिंगलेट्स ऑफ डीएनए इन द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरियल सेल्स आर कॉल्ड। क्या कहते हैं हम यहाँ पर सबसे? अच्छा, प्लाज्मिड, एक मिनट, मैं आप लोग से थोड़ा सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछना चाहूंगी। गोविंद, बेटा आपको पता है कि प्लाज्मिड होता क्या है? गोविंद, और जो भी ऐड है अगर जिसको पता है कि प्लाज्मिड क्या है वो चैट में रिप्लाई करें जल्दी बेटा, आगे बहुत सारी चीजें कंप्लीट करनी है। नहीं पता? चैट में रिप्लाई नहीं आ रहा, इट मींस नहीं पता है। हम्म, रिवीजन नहीं हो रहा है सही से। देखिए, प्लाज्मिड क्या होता है? ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट ऑफ डीएनए होता है। अगर आप लोगों ने मेरी सेल की क्लास पढ़ी होगी तो उसमें भी मैंने बताया था कि प्लाज्मिड्स होते क्या हैं। प्रोकैरियोट्स में मैंने बताया था कि एक तो हमारा मेन जीनोम होता है, और मेन जीनोम के अलावा सब जो है कुछ बैक्टीरिया के पास क्या होते हैं, हमारे प्लाज्मिड्स होते हैं जो कि एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट्स होते हैं। और वहां पे उस क्लास में मैंने कंबाइन टू वेक्टर्स, इट्स नॉट अ गुड आंसर, राइट, कंबाइन टू वेक्टर्स नहीं। देखिए, पहली चीज ये याद रखिए कि जब भी कोई आपके आपसे पूछे कि प्लाज्मिड क्या है तो आप ये बताएंगे एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट ऑफ डीएनए, ठीक है। एंड बेसिकली ये जो है हमारा हेल्प करता है क्या करने में? ये एज अ वेक्टर काम करता है। ये दो चीजें आप बताएंगे कि प्लाज्मिड इज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल पार्ट ऑफ डीएनए, मतलब कि जो प्रोकैरियोट्स के पास मेन जीनोम होता है उससे भी एक एक्स्ट्रा उनके पास जीनोम होता है, उसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड, ठीक है। और किसकी तरह काम करता है? इट एक्ट्स एज अ वेक्टर। तो यहाँ पे अगर आप ये क्वेश्चन देख रहे होंगे, फ्री फ्लोटिंग रिंगलेट्स ऑफ डीएनए इन साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरियल सेल्स आर कॉल्ड प्लाज्मिड्स। ये अगर इस तरीके से क्वेश्चन आए तो आपको इसको आंसर करना है कि फ्री फ्लोटिंग रिंगलेट्स ऑफ डीएनए जो कि साइटोप्लाज्म के बैक्टीरिया में, बैक्टीरियल सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड्स कहते हैं। इतना क्लियर है गोविंद? और जो भी ऐड है चैट में क्लियर कर दीजिए मुझे, और बायोटेक्नोलॉजी की एक क्विक डेफिनेशन दे दीजिए मुझे, क्योंकि अभी तक तो हमने बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन बहुत ज्यादा पढ़ ली, राइट।
बेटा गोविंद और कौन ऐड है? टाइप इन द चैट बॉक्स। सोते सोते पढ़ रहे हो तुम लोग? थोड़ा तो आंसर करो। नहीं करना है आंसर? गोविंद। चलिए हम ही आगे बढ़ते हैं। आप लोग तो आंसर करना नहीं चाह रहे हो। वैसे बेटा रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक बात बता दें। क्योंकि रिवीजन नहीं करोगे, जैसे मैंने सेल में ही बताया था, तो अगर आपने मेरी सेल की क्लास अटेंड करी होगी तो तभी आपको मैंने बता दिया था कि प्लाज्मिड होता क्या है। राइट नाउ, जैसे कि हम लोग ने ये पढ़ लिया कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या। अब कोई भी चीज है तो वो किस सिद्धांत पे काम कर रही है, राइट। तो बायोटेक्नोलॉजी किस प्रिंसिपल पे काम करता है, अब इसकी बात आती है, ठीक है। Principles of biotechnology, the two techniques that enabled birth of modern biotechnology, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ये कह रहे हैं कि हमारी जो बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है, वो किस पर वर्क करती है। वो दो प्रिंसिपल पे वर्क करती है, ठीक है। पहला प्रिंसिपल क्या बताया इन्होंने? जेनेटिक इंजीनियरिंग का बताया। दूसरा क्या बताया? टिश्यू कल्चर का बताया, ठीक है। टिश्यू जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब देखिए ये यहाँ पे एक जीन लेके इंजीनियरिंग, बहुत ही आसान शब्दों में हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि जीन में कोई इंजीनियरिंग करी जा रही है। देखिए बायो हम कहते तो हैं रटने का सब्जेक्ट है, लेकिन मैं हमेशा आप लोग से कहती हूँ कि कोई भी सब्जेक्ट रटा नहीं जाता है, हर चीज समझने से ही आती है। क्यों आती है? क्योंकि अगर आप यहाँ पे टर्मिनोलॉजीज को समझ लेंगे तो सारा खेल टर्मिनोलॉजीज का ही होता है। इंजीनियरिंग हमें पता है कि हम उसमें कुछ टेक्निक का यूज कर रहे होंगे। जीन हमने पढ़ रखा है कि जीन क्या होते हैं, हमारे हेरिडेटरी पार्ट, हेरिडेटरी मटेरियल होते हैं। तो हम यहाँ पे अपनी हेरिडेटरी मटेरियल में कोई इंजीनियरिंग यानी कि कोई टेक्निक लगा के कुछ डिजायर्ड जीन जो है प्रोड्यूस करा रहे होंगे। जैसे आप लोग ने आजकल सुना होगा ना कि डिजाइंड बेबीज भी बन जा रहे हैं। क्यों बन जा रहे हैं? ड्यू टू जेनेटिक इंजीनियरिंग। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर प्लांट टिश्यू कल्चर होता है। प्लांट टिश्यू कल्चर से देखिए फायदे क्या है। प्लांट टिश्यू कल्चर से अगर हम लेबोरेटरी की कंडीशन में, ये देखिए यहाँ पे हम उनको मीडियम देके पूरा का पूरा एक छोटे से प्लांट, एक्स प्लांट, अगर आपने टर्मोलॉजी ये कभी सुनी होगी तो आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ आपको कि एक्स प्लांट मतलब होता क्या है। तो एक्स प्लांट मतलब प्लांट का कोई भी ऐसा छोटा सा पार्ट जिससे हम पूरा का पूरा प्लांट बना सकते हैं, ठीक है। पार्ट ऑफ प्लांट, ठीक है, जिससे हम फुल प्लांट को ग्रो करा सकते हैं इन लार्ज अमाउंट, इन एक्सपेरिमेंटल कंडीशन, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू कल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, बहुत ही बढ़िया डेफिनेशन यहाँ पे दी हुई है। दिस इंक्लूड्स व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग। द क्वेश्चन अराइज राइट नाउ कि यहाँ पे भाई जेनेटिक इंजीनियरिंग तो हमने पढ़ लिया, अभी मैंने आपको आसान शब्दों में बताया। अब जेनेटिक इंजीनियरिंग है क्या? दिस इंक्लूड्स टेक्निक्स। यहाँ पे क्या है कि ये क्या करता है? टेक्निक्स। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाया था कि इंजीनियरिंग मतलब कोई ना कोई टेक्निक आ गई। अब टेक्निक आ गई तो उससे हम क्या करते हैं? एल्टर, मैंने बताया आपको आगे ही स्लाइड में कि हम जीन में चेंजेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करें? एल्टर द केमिस्ट्री ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, राइट। एल्टर द केमिस्ट्री ऑफ genetic material, alter the chemistry of the genetic material, that is DNA RNA। हम आई थिंक नाइन्थ क्लास से आप लोग पढ़ते चले आ रहे होंगे कि डीएनए एंड आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, जिसमें से डीएनए इज यूज एज द यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। यूनिवर्सल जेनेटिक मटेरियल, राइट। तो यहाँ पे हम ये पढ़ रहे हैं कि दिस इंक्लूड्स, राइट, यहाँ पे हम ये पढ़ रहे हैं दिस इंक्लूड्स टेक्निक्स, मतलब कि
हम यहाँ पे टेक्निक्स को यूज करके जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस करके आइदर डीएनए एंड आरएनए टू इंट्रोड्यूस दिस मटेरियल इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक। उसके बाद होस्ट ऑर्गेनिज्म में हम इंट्रोड्यूस करते हैं एंड दस चेंजेस द फिनोटाइप ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसको थोड़ा सा और आसान शब्दों में समझे तो ये देखिए, मैं यहाँ पे आप लोग को समझाऊंगी इसको। इसको कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा, अगर आपके पास कॉपी पेन लेके अगर आप बैठे होंगे तो इसको कहीं नोट डाउन करिएगा कि बेसिकली व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है। उसको नोट डाउन करिएगा कि इस तरीके से लिखिए। कोई भी चीज जब आप उसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो वो लंबे टाइम तक याद रहती है। टेक्निक्स वो क्या करती हैं, एल्टर केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल हमारा आइदर डीएनए और आरएनए, ठीक है। टू इंट्रोड्यूस दिस मटेरियल, उसके बाद हम इंट्रोड्यूस करते हैं इसको किसमें, इंट्रोड्यूस इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म, होस्ट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एंड दस चेंजेस, तरीके से हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं किसको, फिनोटाइप ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। इसको मैं बहुत आसान शब्दों में समझाऊं तो इसको इस तरीके से समझा सकती हूँ। जैसे मान लीजिए कि कोई लड़की है, उसको ऐश्वर्या राय जैसी नीली नीली आंखें चाहिए, ठीक है। तो अगर उसको ऐश्वर्या राय जैसी नीली आंखें चाहिए तो वो भी बायोटेक्नोलॉजी की मदद से मिल सकती हैं और जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से। यहाँ पे आप देख रहे हैं टेक्निक्स, कोई टेक्निक जो है यूज करी जाएगी जेनेटिक इंजीनियरिंग में, जिससे क्या होगा, जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होगा या फिर मतलब जो उस लड़की का जेनेटिक मटेरियल होगा उसमें क्या कर दिए जाएंगे, कुछ ऐसे जीन इंसर्ट करा दिए जाएंगे जो कि ब्लू आईज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, ठीक है। फिर उसके बाद जब उस जीन को इंसर्ट करा दिया गया, फिर उसको उस होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। अब क्या हुआ, पहले उसकी आंखें अगर काली थी तो वो क्या हो जाएंगी, अब नीली हो जाएंगी। यही होता है फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, मतलब कि दो टर्म्स होते हैं हमारे, जीनोटाइप एंड phenotype, right? Genotype and phenotype. Genotype at genetic level, ठीक है। phenotype at outer experience, मतलब कि जब आउटर एक्सपीरियंस, मतलब जैसे मैंने बताया ना कि आंखों का कलर चेंज हो रहा है और ये सारी चीजें चेंज हो रही हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा फिनोटिपिक एक्सप्रेशन में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, इसको अगर आप नोट डाउन कर चुके होंगे तो इसको मैं यहाँ पर इरेज कर रही हूँ। अब देखिए यहाँ पे जेनेटिक इंजीनियरिंग का, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। ये एक हमारा प्लाज्मिड है, अगर ये आपको दिख रहा होगा, ये क्या है, हमारा प्लाज्मिड, ठीक है। प्लाज्मिड है। न्यूक्लियोइड मतलब देखिए, मैंने आपको सेल की क्लास में ही बताया था कि यहाँ पे जो है, जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जो जीनोमिक मटेरियल होता है वो नेकेड होता है। जीनोमिक मटेरियल इज नेकेड, राइट, नेकेड होता है। और जब ये नेकेड है तो इसको हम क्या बोलते थे, न्यूक्लियोइड, ठीक। तो न्यूक्लियोइड क्या है, हमारा जेनेटिक मटेरियल है। और एज इट इज हमें यहाँ पे दिख रहा है कि इसके पास ये मेन जीनोम हो गया। देखिए ये सब मैंने आपको सेल की क्लास में भी बता रखा था। ये मेन जीनोम हो गया, ये हो गया हमारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीनोम, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जीनोम, ठीक है। अब इसका काम क्या है, टीआई प्लाज्मिड का। और ये टीआई प्लाज्मिड ही इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसका पूरा नाम है ट्यूमर इंड्यूस्ड प्लाज्मिड, ठीक है। ये कहाँ पाया जाता है, एक बैक्टीरिया होता है इंड्यूस्ड प्लाज्मिड, इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये कहाँ पाया जाता है, टीआई प्लाज्मिड, ये पाया जाता है हमारा एग्रोबैक्टीरियम, एग्रो
बैक्टीरियम क्यूमीफेसियंस, एग्रोबैक्टीरियम क्यूमीफेसियंस में पाया जाता है ये जो हमारा टीआई प्लाज्मिड होता है। और एज अ नाम, जैसे मैंने कहा कि टर्मिनोलॉजी से ही पता चल जाता है कि चीजें हो क्या रही है, तो मतलब यहाँ पे ये ट्यूमर इंड्यूस करा रहा है, ठीक है। तो इस प्लाज्मिड में एक चीज होती है, वो अभी ही मैं आप लोग को बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे हाँ बना भी हुआ है, ये देखिए अगर आपको दिख रहा होगा, साइट एट विच रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स कट टीआई प्लाज्मिड। मतलब ये जो टी डीएनए होता है, ठीक है, ये क्या होता है यहाँ पर जो टी डीएनए होता है, यही रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ट्यूमर इंड्यूस कराने के लिए। लेकिन बाकी ये पूरा प्लाज्मिड हमारे बहुत काम का है। तो भाई हमें ट्यूमर तो इंड्यूस कराना नहीं है, हमें तो कुछ अच्छा चाहिए। तो अब हमें जो जीन एक्सप्रेस कराना था, वो जीन कौन सा है यहाँ पे, ये फॉरेन डीएनए। जो भी जीन हमारे इंटरेस्ट का है, जो भी चीजें हम करवाना चाह रहे हैं, वो फॉरेन डीएनए हमने क्या किया, यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ने कट किया और यहाँ पर हमने ये फॉरेन डीएनए इंड्यूस कर दिया। जब हमने इंड्यूस कर दिया रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड डीएनए लाइगेज एंजाइम्स, अब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेंगे, ये कट एट द स्पेसिफिक साइट, एट द स्पेसिफिक साइट, ठीक है। डीएनए लाइगेज क्या करेंगे, जहां पे भी गैपिंग रह जाएगी कटने के बाद, ये क्या करेंगे, कर देंगे, ये सीलिंग का काम कर देते हैं। वहां पे एड को, जो भी गैप है, गैप को फिल कर देते हैं। लाइगेज जैसे नाम से ही पता चल रहा है, अगर आप लोग ने एक चैप्टर पढ़ा होगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, राइट, तो उसमें आपने डीएनए, आरएनए और ये सारी चीजें पढ़ी होंगी। तो उसमें सारे एंजाइम्स यूज होते हैं हमारे, जिसमें से एक एंजाइम लाइगेज भी होता है, जो कि फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को बनाता है और गैप को फिल कर देता है। नेक्स्ट क्या है, अब देखिए यहाँ पे रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड बन गया। इसको हमने इंट्रोड्यूस कराया इनटू प्लांट सेल इन कल्चर। इंसर्टेड टी डीएनए इंटीग्रेट्स विद प्लांट क्रोमोसोम, यहाँ पे हमने प्लांट क्रोमोसोम के साथ इंट्रोड्यूस कराया। अब रीजनरेशन ऑफ प्लांट पूरी तरीके से, और प्लांट हमारा विद न्यू ट्रेट बन गया। भाई क्यों बना, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉरेन डीएनए, जो हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट, जिसको कहते हैं जीन ऑफ इंटरेस्ट, राइट, जीन ऑफ इंटरेस्ट, वो हमने इसमें ऐड कर दिया था। इतनी बातें क्लियर है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और मुझे थोड़ा सा रिप्लाई करिए बेटा, क्योंकि होता क्या है कि थोड़ा सा आप रिप्लाई करेंगे। हाँ जी मैम, नेटवर्क इशू, अच्छा इधर से तो नहीं है इशू, आपकी तरफ से देख चेक करिए। वीडियो भी नहीं दिख रहा, कंबाइन टू वेक्टर अभी दिख रहा है गोविंद, अभी वीडियो शो हो रहा है बेटा गोविंद, जो लोग भी हैं बेटा, यस मैम, नो मैम, नहीं सो रहा है। अच्छा, तुम्हारी तरफ है नेटवर्क इशू, तुम्हारे में तो नहीं है, क्योंकि यहाँ से तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। क्या प्रॉब्लम हो रही है भाई, आवाज सुनाई पड़ रही है, नोमान, गोविंद, कितनी देर से नहीं सुनाई पड़ रही है, हाँ। अच्छा चलो, अगर मेरी आवाज तुम लोग को आ रही है तो बस मुझे ये बताओ कि व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉम्बिनेंट। रिकॉम्बिनेंट होता क्या है, और जो जेनेटिक इंजीनियरिंग जैसे मैंने बोला, तो वो तुम्हें समझ में आया कि नहीं समझ में आया कि जेनेटिक इंजीनियरिंग होता क्या है। गोविंद, नुमान, समझ में आया बेटा। रिप्लाई करो, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है आपको पता है, क्योंकि यहाँ से तो नेटवर्क का इशू नहीं है, आवाज नहीं है। अच्छा, क्या प्रॉब्लम है फिर, क्योंकि यहाँ से तो कोई इशू नहीं है।
यहाँ पे तो सब चीजें बराबर। आपके यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम है क्या? वॉइस नहीं आ रही है? वॉइस का भी यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वीडियो शो हो रहा है? वीडियो भी शो नहीं हो रहा है? अभी कुछ कुछ चेंज हुआ? वॉइस वॉइस गोविंद तुम्हें भी नहीं आ रही है? नुमान तुम्हें वॉइस आ रही है? नुमान, वॉइस आ रही है बेटा? नुमान, वॉइस आ रही है? नाउ शो हो रहा है। अच्छा, आप वीडियो शो हो रहा है? कब से नहीं शो हुआ? तुम लोग ने जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला जो टॉपिक था वो देखा था कि नहीं देखा था? इन लोग को कुछ नेटवर्क इन लोग का कुछ नेटवर्क इशू था बीच में। अभी वीडियो शो हो रहा है ना? है? आंसर करो, वीडियो शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गोविंद, नुमान, तुम्हें नहीं हो रहा है? चलो कोई नहीं, जिसको हाँ वही मैंने कहा, क्योंकि यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेफिनीशन तक सही था। अच्छा, हो रहा है। ठीक है, वापस से मैं समझाती हूँ। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग वाला जो समझाया था वो समझ में आया था? जेनेटिक इंजीनियरिंग की डेफिनीशन। यस मैम, नो मैम, कुछ लिख के बैठो, लिख के भेजो। ठीक है। यस, डेफिनेशन, ओके, आई एम रिपीटिंग। देखो यहाँ पे मैंने बताया था, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है। दिस इंक्लूड्स टेक्निक्स। ठीक है, टेक्निक्स मैंने बताया, तुम लोग को आगे भी डेफिनेशन में ये बताया था कि जब हम जीन में अल्टरेशन करते हैं, जेनेटिक मतलब जीन होता है, और इंजीनियरिंग मतलब कि कोई टेक्नोलॉजी की जा रही है। तो जब हम जीन में कोई टेक्नोलॉजी ऐड करके जीन को और ज्यादा अच्छा बना रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? जेनेटिक इंजीनियरिंग। ये तो एक आसान शब्दों में जो है डेफिनेशन है जेनेटिक इंजीनियरिंग की। अब यहाँ पे देखो जो चीज बोली गई है, दिस इंक्लूड्स टेक्निक्स टू अल्टर द केमिस्ट्री ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मतलब कि टेक्निक्स, ऐसी टेक्निक्स यूज करते हैं, अल्टर करते हैं हम इसमें क्या, डीएनए या आरएनए, जो बात सेम अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुम लोग को बोली है, टू इंट्रोड्यूस दिस मटेरियल इनटू होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, होस्ट ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस किया एंड दस चेंज द फिनोटाइप ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। अगर तुम लोग को आवाज आ रही थी तो नहीं आ रही थी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक चीज जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोली थी, एक जनरल एग्जांपल दिया था कि कोई लड़की है, मान लो मुझे अपनी आंखें ऐश्वर्या राय की तरह नीली करनी है। ठीक है, तो अगर मुझे अपनी आंखें ऐश्वर्या राय की तरह नीली करनी है, तो वो तो है नहीं, तो अब मुझे बायोटेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, और बायोटेक्नोलॉजी में भी जेनेटिक इंजीनियरिंग की जरूरत पड़ेगी। हम मेरे डीएनए में कुछ ऐसा जीन इंसर्ट कराया जाएगा जो कि ब्लू आईज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। फिर उसके बाद इंसर्शन के बाद वो वेक्टर के द्वारा जो है मेरे मतलब मैं यहाँ पे होस्ट की तरह वर्क करूंगी, तो वो वेक्टर मेरे अंदर इंसर्ट कराया जाएगा, और फिर मेरी आईज भी कैसे दिखने लगेंगी? ब्लू। तो वो क्या होगा? फिनोटिपिक एक्सप्रेशन ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म। तो मैं भी ऐश्वर्या राय की तरह नीली आईज वाली हो जाऊंगी। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? यस मैम। नेक्स्ट देखिए, ये देखिए वही जो मैंने बहुत आसान शब्दों में अभी आपको समझाया है कि ऐश्वर्या राय की जैसे मेरी नीली आंखें हो जाएंगी, तो ये उसी का प्रोसेस, इसको देखो।
यहाँ पे हम प्लांट के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं कि हमें डिजायर्ड प्लांट चाहिए, मतलब कि मान लो कि जैसे कोई ऐसा प्लांट था जिसको बहुत ज्यादा जो है इंसेक्ट्स जो है किल कर रहे थे, तो अब हमें एक कोई ऐसा प्लांट बनाना है जो कि इंसेक्ट रेजिस्टेंट हो और वो अच्छे से ग्रो कर सके। ठीक है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, ये मैंने ये बताया कि न्यूक्लियोइड, मैंने पहले भी बताया था तुम लोग को सेल वाली क्लास में कि प्रोकैरियोट्स के पास मेन जो जीनोम होता है वो क्या होता है, हमारा न्यूक्लियोइड होता है। एक बार मैं फिर से इसको रफ करके सारी चीजें तुम लोग को समझा रही हूँ। ठीक है, न्यूक्लियोइड क्या है यहाँ पे, हमारा मेन जीनोम, मेन जीनोम ऑफ प्रोकैरियोट, राइट। ये मैंने आपको सेल वाली क्लास में भी बताया था, अगर आपने रिवाइज किया होगा। नोमान, टीआई प्लाज्मिड क्या होता है हमारा, ये हमारा एक्स्ट्रा जीनोम पार्ट होता है। एक्स्ट्रा जीनोम होता है किसका, बैक्टीरिया। इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इस डेफिनेशन को जैसे मैं बता रही हूँ और जिस डायग्राम को जैसे बनाया गया है वैसे बना के अपने कॉपी में आसपास जहाँ पे भी बैठे हो आप, फिर उसमें ये डायग्राम बना के जैसे जैसे मैं लेबलिंग सारी चीजें कराती जा रही हूँ वैसे वैसे चीजें आप करके रिवाइज करिएगा, तभी आपको आगे की क्लासेस समझ में आएंगी। क्लियर है इतनी बात। फिर यहाँ पे क्योंकि टीआई प्लाज्मिड ही क्यों लिया हमने, ठीक है, बैक्टीरिया है। ये जो बैक्टीरिया है, एक बैक्टीरिया होता है एग्रोबैक्टीरियम, जो कि एग्रोबैक्टीरियम प्लांट को इन्फेक्ट करता है। ट्यूमीफेसियंस, ट्यूमीफेसियंस ये क्या करता है, प्लांट में क्या करा, इसके पास प्लाज्मिड होता है, टी आई प्लाज्मिड। ठीक है, इस प्लाज्मिड का पूरा नाम क्या होता है, इस प्लाज्मिड का पूरा नाम होता है ट्यूमर इंड्यूस्ड प्लाज्मिड। डन है। फिर उसके बाद अब कौन सा इसके पास वो जीन है, ऐसा नहीं है, ये जो टीआई प्लाज्मिड है भाई हमारे बहुत काम का है, तभी तो हम इससे प्लांट का जो है प्लांट विद न्यूट्रिएंट के लिए ले रहे हैं। तो अगर ये ट्यूमर कॉज करा रहा है तो फिर इसे लेने की क्या जरूरत था, नहीं नहीं। बेसिकली बात ये है इसमें कि ये जो प्लाज्मिड है ये हमारे बड़े काम का है, लेकिन इसमें ये जो टी डीएनए है जो आपको शो हो रहा होगा ना, ये टी डीएनए यही रिस्पॉन्सिबल है ट्यूमर के लिए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ह्यूमंस बहुत चालाक हैं भाई, हमें अपना डिजायर्ड चीज चाहिए होता है तो हम कुछ भी कर ले रहे हैं। ठीक, जेनेटिक इंजीनियरिंग इसी का नाम है। यहाँ पे टी आई प्लाज्मिड है, ये जो टी डीएनए का छोटा सा पार्ट है, यहाँ पे हमने क्या किया, फॉरेन डीएनए जो जीन ऑफ इंटरेस्ट, जो भी जीन ऑफ इंटरेस्ट मतलब जैसा भी जो भी कैरेक्टर हमें प्लांट में चाहिए उसको ग्रो कराने के लिए जो जीन इंटरेस्ट, जो जीन ऑफ इंटरेस्ट रिस्पॉन्सिबल होगा उसको हम क्या कर दे रहे हैं, उसको हम यहाँ पर इंसर्ट कर दे रहे हैं, टी डीएनए को हटा दे रहे हैं और फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कर दे रहे हैं। मतलब कि और किसकी मदद से कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज, राइट। इसके बिना जेनेटिक इंजीनियरिंग अधूरी है और पूरा बायोटेक्नोलॉजी भी अधूरा है, क्योंकि ये नहीं होगा तो कटिंग ही नहीं हो पाएगी। सोचिए हर चीज कितनी इंपॉर्टेंट है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये क्या कट करता है, ये कट एट स्पेसिफिक साइट, इसको कट एट स्पेसिफिक साइट कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप लोग ऑफलाइन क्लासेस में आएंगे तो मैं पूछूंगी इससे रिलेटेड चीजें। इसको और भी हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मॉलिकुलर सीजर। सीजर से हम क्या करते हैं, कटिंग करते हैं। तो भाई मॉलिकुलर सीजर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम अपना डीएनए वीएनए कट कर रहे हैं, तो इसीलिए हमने इसको मॉलिकुलर सीजर बोल दिया, सिंपल। ठीक है, तो क्या हुआ, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ने यहाँ पे कट कर दिया। अब जब कट किया तो यहाँ पे इंसर्ट डीएनए, जब हमने फॉरेन डीएनए इंसर्ट करेंगे तो इस तरीके से देखो होगा, जैसे मान लो कि ये ऐसी चीजें थी। ठीक है, अब हमने यहाँ पे कट लगाया, अब कट लगाने के बाद जब हम यहाँ पर
जीन ऑफ इंटरेस्ट ऐड कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे क्या छूट जा रहा है, गैप छूट जा रहा है। तो इस गैप को फिल करने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है, डीएनए लाइगेज है। ये आपने अपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के चैप्टर में जब आपने रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन पढ़ा होगा तो आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। तो डीएनए लाइगेज क्या करता है, बेसिकली गैप को फिल करता है और ये क्या करता है, ऐड कर देता है न्यूक्लियोटाइड्स और ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को मेक करके यहाँ पे जो भी गैप होते हैं उसको फिल करके पूरा सील कर देता है। ठीक है, इसके बाद अब ये जो रिकॉम्बिनेंट टर्म अभी मैं आप लोग से पूछ रही थी, रिकॉम्बिनेंट मतलब कोई चीज जैसे होता है ना रिवीजन, है ना। अभी आपने इससे पहले क्या कहते हैं ये बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा था, तो उसी चीज को जब आपने दोबारा आप पढ़ रहे हो तो इसको क्या बोल दिया गया, रिवीजन। ठीक है, तो देखिए जहां पे भी री टर्म आ गया वहां पे आप कनेक्ट कर लो कि कुछ इसमें एड ऑन हो रहा है। अब यहाँ पे जो एड ऑन हुआ है वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज ऐड हुई कि हमें जो डिजायर्ड जीन चाहिए उससे उसको हमने इंसर्ट किया अपने प्लाज्मिड में और क्या बना लिया, रिकॉम्बिनेंट टीआई प्लाज्मिड। अब ये ट्यूमर तो कॉज नहीं करेगा बल्कि ये हमारे लिए अच्छा काम करेगा। क्या करेगा, जो भी हमने डिजायर्ड जीन इसमें बाइंड कराया था वो एक्सप्रेस करा उसमें ऐड करा लिया। अब इंसर्टेड टी डीएनए इंटीग्रेट्स विद प्लांट क्रोमोसोम, प्लांट के क्रोमोसोम के साथ भी इसे इंटीग्रेट करा दिया क्योंकि प्लांट हमारा होस्ट सेल है। ठीक है, अब उसके बाद प्लांट विद न्यूट्रेट हमें मिल गया। इसी को कहते हैं हम क्या, ये पूरा ही है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, पूरा का पूरा डीएनए में मॉडिफिकेशन किया, मॉडिफिकेशन किया। ठीक है, जीन में मॉडिफिकेशन किया, इसीलिए इसको हमने क्या बोला, जेनेटिक इंजीनियरिंग। नेक्स्ट टिश्यू कल्चर। जैसे मैंने आप लोग को बताया कि देखिए पहले तो मैंने आप लोग को ये बताया कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है। ठीक है, फिर मैंने आप लोग को बताया कि जो ईएफबी था, ठीक है, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उन्होंने क्या किया, ट्रेडिशनल और मॉडर्न डेफिनेशन को कंबाइन करके बायोटेक्नोलॉजी की थोड़ी सी और अच्छी डेफिनेशन दी। फिर मैंने आप लोग को क्या बताया, मैंने आप लोगों को बताना शुरू किया कि प्रिंसिपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री, सॉरी प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, राइट, प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, राइट। अगर आपने वहां पे आपका नेटवर्क इशू था तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिपीट कर रही हूँ, ये किस पर काम करता है पूरा बायोटेक्नोलॉजी। फर्स्ट इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल पे दैट आई हैव डिस्क्राइब टू यू, राइट, एंड द सेकंड जिस पर ये प्रिंसिपल पे काम करता है दैट इज टिश्यू कल्चर। ठीक है, अच्छा, एक सेल की क्लास में जैसे मैं आप लोग को बताया था ना कि पहले मैंने सेल बताया, फिर सेल किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो एक चीज होती है, जैसे हम लोग हैं, हम हमारे अगर हमें एक जनरल इंट्रोडक्शन देना है तो हम क्या हैं पहले अपने बारे में बताएंगे, फिर हमारे प्रिंसिपल्स क्या हैं हम उस पर काम करते हैं। ठीक है, हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो उसी तरीके से बायोटेक्नोलॉजी किस सिद्धांत पर काम करती है, किस सिद्धांत या प्रिंसिपल पे काम करती है, इसी को हम क्या कहते हैं, एक जेनेटिक इंजीनियरिंग के प्रिंसिपल पे, दूसरा टिश्यू कल्चर। जेनेटिक इंजीनियरिंग आई हैव डिस्क्राइब टू यू, नाउ आई एम डिस्क्राइबिंग द टिश्यू कल्चर। टिश्यू, टिश्यू से जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है बच्चा लोग कि सेल, सेल, सेम टाइप ऑफ सेल, ये मैंने बताया था, सेम टाइप ऑफ सेल that that have same structure, same function, make make
ग्रुप ऑफ सेल्स, उसी को हम क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट इज टिश्यू, राइट। तो टिश्यू का कल्चर करा रहे हैं, तो अब इसमें क्या होता है, दिस इन्वॉल्व्स, सी द डेफिनेशन, दिस इन्वॉल्व्स द growth of only the desired microbe or eukaryotic cell in large quantities for the manufacture of biotechnological products like antibiotics, vaccines, enzymes। देखने में हमें डेफिनेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगती होंगी सारी, तुम लोग को बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन, लेकिन कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं होती है, बहुत ही आसान चीजें होती हैं अगर हम उसको आसान तरीके से देखना चाहें तो। यहाँ पे इस डेफिनेशन में सिर्फ इतना बोला जा रहा है कि भाई जाहिर सी बात है, हम अभी तक बायोटेक्नोलॉजी में यही पढ़ते चले आ रहे हैं कि हमें ग्रोथ किसकी चाहिए, ग्रोथ ऑफ, इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा बहुत ही अच्छे से, ये जो मैं यहाँ पे बता रही हूँ ना, ये सारी चीजें, ये एक चीज, फर्स्ट चीज इसको नोट डाउन करिए, ये अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं नहीं पता है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, वैसे मैंने सेल में बहुत अच्छे से बता दिया था। थर्ड इज डेफिनेशन को मैं कैसे डिस्क्राइब कर रही हूँ, सी हेयर, राइट, ग्रोथ ऑफ ओनली द डिजायर्ड, राइट, ओनली द डिजायर्ड, डिजायर्ड मतलब कि जो चीज की हमें इच्छा है, डिजायर्ड माइक्रोब सेल, माइक्रोब मतलब माइक्रोकैरियोटिक सेल का जो भी चीज है, या फिर यूकैरियोटिक सेल, जो भी डिजायर्ड चीज है बेस्ड ऑन द एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इन लार्ज क्वांटिटीज। भाई जाहिर सी बात है ना, वैक्सीन तो हमें लार्ज क्वांटिटी में ही जरूरत थी, कोविड, अगर कोविड की वैक्सीन हम केवल 10 लोगों के लिए तो नहीं बना सकते थे, तो 10 लोगों के लिए नहीं बना सकते तो हमें लार्ज क्वांटिटी में जरूरत थी, तो लार्ज क्वांटिटी में बनाना, ठीक है, लार्ज क्वांटिटी फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ, फॉर मैन्युफैक्चर, एक मिनट, यहाँ से आप लोग को पता नहीं सो रहा होगा कि नहीं सो रहा होगा, जस्ट अ मिनट, ग्रोथ ऑफ ओनली, यहाँ पे मैं डिस्क्राइब करूँ ग्रोथ, यहाँ पे ये डेफिनेशन नोट डाउन करिएगा थोड़ा सा, ग्रोथ ऑफ ओनली डिजायर्ड माइक्रोब और यूकैरियोट्स सेल इन लार्ज क्वांटिटी फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन एक्सेट्रा, ठीक है, सिंपल डेफिनेशन। नेक्स्ट देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग का आपने पढ़ लिया, अब आप टिश्यू कल्चर का डायग्राम पढ़िएगा। वीडियो क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है, गोविंद नुमान, गोविंद नुमान, समझ में आ रहा है बेटा, टाइप इन द चैट बॉक्स। अभी तक बाकी तो कोई इश्यू नहीं हुआ नेटवर्क का ना, सारा क्लियर है अभी तक का। इंस्टेंट रिप्लाई दिया करो बेटा, क्योंकि इंस्टेंट फिर चीजें जल्दी जल्दी करने के लिए इंस्टेंट आपका भी रिप्लाई आना इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। ओके, वेरी गुड। देखिए यहाँ पे टिश्यू कल्चर हम कैसे कराते हैं, ठीक है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया था कि एक्सप्लांट एक टर्म होता है,
ठीक है, देखिए ये प्लांट है, ये हमारा पूरा का पूरा प्लांट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीजें हैं ये, ठीक है। जब आप डॉक्टर भी बन जाओगे तो भी आपको आगे चल के रिसर्च करनी होगी, वैसे तो प्लांट पे नहीं करनी होगी लेकिन और भी रिसर्च करनी होगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग है हमारी बायोलॉजी की फील्ड। जब आप डॉक्टर बनोगे तब आपको समझ में आएगा कि आपने क्या फील्ड चुनी है। तो ये देखिए, यहाँ पे आपने एक्सप्लांट लिया, एवरीथिंग एक्सप्लांट लिया, हर चीज यहाँ पे आपको मिलेगी डॉक्टर बनने के बाद। एक्सप्लांट लिया आपने, एक्सप्लांट मतलब क्या है, ये पूरा प्लांट है, इसका हमने एक पार्ट एक्सरसाइज लिया, ये लीव्स ली, इसका देखिए ये छोटा सा पार्ट लिया हमने, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, एनी पार्ट। इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा और इस डायग्राम को बना के एक बार आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको कभी भी ये नहीं भूलेगा कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है और टिश्यू कल्चर क्या होता है, ये दोनों चीजें आपको कभी नहीं भूलेंगे, राइट। एनी पार्ट ऑफ प्लांट दैट दैट कैन that can convert into whole plant, right? Whole plant that is known as एक्सप्लांट और एक्साइज्ड पीस ऑफ लीफ भी यहाँ पे आप कह सकते हो, ठीक है, आइसोलेटेड सेल्स या फिर, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए ये जो गोल गोल दिख रही है ना, ये हम लैब में पेट्रिडिस बनाते हैं, ठीक है। इस पेट्रिडिस में हम सबसे पहले क्या करते हैं कि हम न्यूट्रेंट मीडिया बनाते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट मीडिया बनाने के बाद हमने ये जो आइसोलेटेड सेल्स हैं इसको इसमें ग्रो कराया, जब ग्रो कराया फिर हम थोड़े थोड़े दिन बाद इसमें, भाई क्या है, सीधी चीज है ना, हम भी अपना लाइफ का सर्वाइवल करने के लिए रोज खाना खाते हैं, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, जो भी चीजें प्लांट्स को ग्रो करने के लिए नीडेड होंगी, लाइक जो भी हार्मोन्स, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, जो भी हार्मोन्स नीडेड होंगे, जो भी मीडिया नीडेड होगा, वो हम यहाँ पे बनाते हैं। फिर उसके बाद इसमें प्लांट सेल्स को ग्रो कराते हैं, फिर उसको ऑब्जर्वेशन में रखते रहते हैं, तो धीरे 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 इस तरीके से देखिए पूरा का पूरा प्लांट हमारे डिजायर्ड जीन का ग्रो हो जाता है इन द लार्ज अमाउंट, राइट, इन द लार्ज अमाउंट। दिस इज नोन एज टिश्यू कल्चर, जहाँ पे हमने एक टिश्यू का छोटा सा पीस लेकर क्या किया, पूरा का पूरा प्लांट ग्रो करा लिया, दैट इज नोन एज टिश्यू कल्चर। आई थिंक क्लियर होगा आप लोगों को। देखिए, sterile microbial contamination free environment in chemical engineering process is essential for this। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये कि स्टेराइल मतलब कि जाहिर सी बात है ना, अगर आप लैब में माइक कंटेमिनेशन रखेंगे तो फिर तो कोई भी चीज सही से ग्रो ही नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए कंटेमिनेशन फ्री इन्वायरमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। जितनी आसान यहाँ से आसानी से चीज दिख रही है कि हमने प्लांट सेल को लिया और इतने आसानी से, ये एक लंबा टाइम लेती है और बार बार कंटेमिनेशन आता है, तो हमें अपनी लैब को कंटेमिनेशन फ्री रख के इन प्लांट्स को ग्रो कराना होता है। बहुत ही मतलब आप ये मान के चलिए, टाइम टेकिंग होता है, पेशेंस चाहिए होता है और बहुत ही डेडिकेशन के साथ ये वर्क करने पड़ते हैं। The conceptual development of the principle of genetic engineering, यहाँ पे ये कह रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जब रिप्रोडक्शन होता है तो वो क्या कराता है, अपॉर्चुनिटीज फॉर वेरिएशन एंड रिकॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स, ठीक है, some of which may be beneficial to the organism as well as the population। भाई बेनिफिशियल पॉपुलेशन के लिए होने चाहिए उसमें से। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्रिजर्व्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन व्हाइल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परमिट्स वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमारे क्या होता है, वेरिएशन अराइज होती है, जबकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या करता है, वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व रखते हैं।
Traditional hybridization procedures used in plants and animals breeding very often lead to inclusion and multiplication of undesirable gene along with the desired. जो पहले के ट्रेडिशनल मतलब होता है पुराना, पुराने हाइब्रिडाइजेशन जो प्रोसीजर्स होते थे उससे क्या होता था, जो प्लांट और एनिमल की ब्रीडिंग कराई जा रही थी उससे क्या होता था, मतलब हमारे डिजायर्ड जीन के साथ बहुत सारे अनडिजायर्ड जीन भी बन जा रहे थे। द टेक्निक्स ऑफ लेकिन क्या हुआ, द टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसके फायदे क्या है, विच इंक्लूड क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेट। अब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ेंगे कि टेक्निक्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है हमारी सबसे पहले क्या इंक्लूड करेगी, क्रिएशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए देखिए यहाँ पे प्लाज्मिड मैंने आप लोगों को बता ही दिया क्या होता है। जीन फॉर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है इसके पास, सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं, इको आर1 साइट है इसके पास, इको आर1 हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। फॉरेन डीएनए लिया, फॉरेन डीएनए के पास भी इको आर1 साइट है, यहाँ से हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट कट किया और ये देखिए यहाँ पे आके हमारा इस जगह पे आकर ये फॉरेन डीएनए है। ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को, इको आर1 से कट किया, यहाँ पे भी इको आर1 से कट किया, दोनों के पास साइड सेम होनी चाहिए, इको आर1 से कट किया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस सेम थे जिनसे कट किया, साइड भी सेम हुई, यहाँ पे ये इजिली आके स्टिक हो गया। अब स्टिक होने के बाद क्या हुआ, हाइब्रिडाइजेशन एंड डीएनए लाइगेज से हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए रेडी हो गया। डन है। देखिए भाई बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इंसुलिन जो हम जाके लेते हैं ना कि डायबिटीज हो गया, तो एक होती है डायबिटीज डिपेंडेंट, एक होती है सॉरी एक होती है डायबिटीज इंसुलिन डिपेंडेंट, एक होती है इंसुलिन इंडिपेंडेंट, जिसमें हम इंसुलिन डायरेक्टली लेते हैं। तो देखिए वो भी हमारी बायोटेक्नोलॉजी का ही रिजल्ट है, हर चीज बायोटेक्नोलॉजी का रिजल्ट है यहाँ पर हमारा। ये सारी चीजें हमारी बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी ऐड करने की वजह से हो रही है। ह्यूमन सेल है, ठीक है, ह्यूमन डीएनए है, ठीक, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के पास प्लाज्मिड है, वेक्टर की तरह जो काम करता है हमारा वेक्टर है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मैंने बताया मॉलिकुलर सीजर्स होते हैं, डीएनए को इसने क्लीव कर दिया, ठीक है, क्लीव कर दिया, क्लीव कर दिया मतलब यहाँ से तोड़ दिया। अब जो इंसुलिन जीन हमने लिया था यहाँ से, वो क्या किया, इसमें इंसर्ट करा दिया। ये देखो वही चीज लिखी हुई है, डीएनए लाइगेज सील्स ह्यूमन जीन एंड प्लाज्मिड। डीएनए लाइगेज ने क्या किया, जो हम आगे पढ़ते हुए चले आए कि ये सील कर दे रहा है ह्यूमन जीन को और प्लाज्मिड को, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए यहाँ पे हमारा रेडी हो गया। यूज ऑफ जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर, overcome this limitation and allow us to isolate and introduce only one or a set of desirable gene without introducing undesirable genes into the target organism। मतलब ये कह रहा है कि जीन क्लोनिंग और जीन ट्रांसफर के क्या फायदे हुए, ये कह रहा है कि जो हमारे पुराने मेथड्स में क्या हो रहा था, अनडिजायरेबल जीन भी मिल जा रहे थे, अनडिजायरेबल प्रोडक्ट भी मिल जा रहा था डिजायरेबल के साथ, लेकिन इस मतलब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ क्या हुआ, यहाँ पे वो जो लिमिटेशंस थी, ठीक है, इंट्रोड्यूस दिस लिमिटेशन मतलब कि उस लिमिटेशन को रोका गया और आइसोलेट एंड इंट्रोड्यूस ओनली वन और सेट ऑफ डिजायरेबल जीन, मतलब कि जो हमको ग्रो कराना है, जो हमें ट्रेड चाहिए सिर्फ वही, विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनडिजायरेबल जीन। मतलब हमें भाई सीधी बात है कि हमें सिर्फ डिजायर्ड जीन का ही एक्सप्रेशन चाहिए। तो हमारी ये जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है ये क्या कह रही है कि हमें ये सिर्फ यही दे रहा है, ये इसका फायदा था, इनटू द एक्सप्रेशन इनटू टारगेट ऑर्गेनिज्म। इतनी बड़ी बात को इस छोटी सी बात में आप समझ लीजिए। क्लियर है बेटा? जितनी चीजें मैं नोट डाउन करती रहती हूँ ये आपको साथ साथ में नोट डाउन इसलिए करते रहना है क्योंकि हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? नाउ ट्रांसफर ऑफ द इंसुलिन जीन, एक मिनट में आप लोग से शैल, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, लेट हो थोड़ा सा। शैल तिवारी, गोविंद
सेल और नुमान, अभी तक जितनी चीजें आपने पढ़ी वो आपको समझ में आई? फास्ट बेटा, फास्ट रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। जितना आप फास्ट रिप्लाई करोगे उतना ही हम फास्ट चलेंगे। हम तो वैसे भी चल सकते हैं, लेकिन हमें बीच बीच में आपसे पूछना जरूरी है। आप बताइए जल्दी से, सैल, गोविंद एंड नुमान, बेटा रिप्लाई। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट, देखिए यूज ऑफ जीन क्लोनिंग एंड जीन ट्रांसफर, यहाँ पे भी हमें वही चीजें थोड़ी सी समझाएगी। ये डायग्राम्स आप अगर इसको प्रैक्टिस कर लोगे अपने घर पर और इनको सारी चीजें अच्छे से देख लोगे, तो आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो प्रिंसिपल है ये आप कभी भी नहीं भूलोगे, राइट? तो होता क्या है कि देखिए, आप डेफिनेशन पढ़ के तो एक बार चीजें भूल सकते हो, लेकिन अगर आपने डायग्राम आपको दिमाग में याद है तो आप कभी चीजें नहीं भूलोगे, ठीक है? तो डायग्राम्स को एक बार प्रैक्टिस करके और लेबलिंग करके अगर आप एज अ असाइनमेंट मुझे आप आगे करके दिखाना आफ्टर योर लीव, ठीक है? जैसे ये 3 डायग्राम्स अभी मैं दिखा चुकी हूँ अभी तक, एंड दीज ऑल आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? So, use of gene cloning and gene transfer and cloning of insulin gene हम कैसे करते हैं? बहुत ही इजी। प्लाज्मिड लिया हमने, ये देखिए सीजर की तरह आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम दिख रहा है। ये देखिए आपको GGA ATCC ये सीक्वेंस दिख रहे हैं जहां पे हमने इसको कट कर दिया, ठीक है? अब हमने ह्यूमन cDNA लाया, ये देखिए डिजायर्ड जीन लाई हमने। अब ये ह्यूमन cDNA हमने क्या किया, यहाँ पर लिंक करा दिया। अब हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड रेडी है। नाउ इसको होस्ट की जरूरत होगी। होस्ट क्या है हमारा? बैक्टीरिया है भाई। इस्टीशिया कोलाई तो बहुत ही अच्छा होस्ट है। अब यहाँ पे बैक्टीरिया आया, क्रोमोसोम इसके पास ऑलरेडी है, यहाँ पर इसने जो है प्लाज्मिड यहाँ पे एंट्री कर गया। जब एंट्री कर गया तो अब यहाँ पे ये इंसुलिन जीन इसमें आ गया है, ये एक्सप्रेस होने लगा, मल्टीप्लाई हो गया, इंसुलिन जीन यहाँ पे रेडी हो गया, एक्सप्रेस होने लगा, ठीक है? तो ये था हमारा ट्रांसफर एंड क्लोनिंग ऑफ इंसुलिन जीन। A piece of DNA which is somehow transferred into an alien organism would not be able to multiply itself in a progeny cell of the organism. इसमें ये कह रहा है कि जो पीस ऑफ डीएनए है जो कि ट्रांसफर हुआ है एलियन ऑर्गेनिज्म, मतलब जिस ऑर्गेनिज्म होस्ट ऑर्गेनिज्म में, वुड नॉट बी, वो किसी प्रो मल्टीप्लाई इटसेल्फ इन अपने आप प्रोजेनी सेल्स में ये मल्टीप्लाई नहीं करेगा ऑफ द ऑर्गेनिज्म। बैक्टीरियल क्रोमोसोम है ये, यहाँ पे बैक्टीरियल सेल है देखिए, और यहाँ से ये ट्रांसफर हो रहा है इस तरीके से पीस ऑफ डीएनए। But when it gets integrated into the genome of the recipient, it may multiply and be inherited along the host DNA. बहुत ही सीधी सी बात है, यहाँ पे सिर्फ इतना कहा गया है कि ये जो डीएनए है, जो पीस ऑफ डीएनए मतलब जो हमारा डिजायर्ड जीन है, ठीक है? दिस इज द डिजायर्ड जीन, राइट? दिस इज द डिजायर्ड जीन, ये ट्रांसफर हुआ और ये अपने आप मल्टीप्लाई नहीं कर पाएगा। इसको क्या चाहिए? होस्ट सेल चाहिए। बस इतना ही बताया जा रहा है कि होस्ट का डीएनए चाहिए, मतलब होस्ट का डीएनए प्लस जो हमारा डिजायर्ड जीन था, पीस ऑफ डीएनए, उसके बाद ही ये क्या कर पाएगा? मल्टीप्लाई कर पाएगा। देखिए डोनर है, जहां से हमें इस डायग्राम में दिख रहा होगा आपको, बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, बैक्टीरियल सेल है, यहाँ से डोनर मतलब कि भाई रिसिपिएंट, दो लोग तो चाहिए ना। डोनर जहां से हमें मिल रहा है डीएनए, फिर रिसिपिएंट जिसमें हमें ग्रो कराना है, फिर ये यहाँ पे हमारा रिसिपिएंट का जीन था जिसमें ये क्या कर गया? एंटर करके इसने इंटीग्रेटेड डीएनए, मतलब इंटीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? इसके पास डोनर का भी है डीएनए और प्लस
रिसिपिएंट का भी डीएनए, रिसिपिएंट डीएनए भी है, एज सिंपल एज, राइट। This is because the alien piece of DNA has become a part of chromosome which has the ability to replicate. In a chromosome there is a specified DNA sequence. हाँ, बहुत ही ज्यादा important point है ये, origin of replication. अगर आपने replication पढ़ा होगा तो replication ही मतलब ओरी सी साइड जो होती है, ओरी साइड जो होती है वहां पे क्या होता है, replication start होता है। तो ये कह रहे हैं कि इन अ क्रोमोसोम देयर इज अ स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस। वो स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस क्या है, ये है। इसको हम क्या कहते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग रेप्लिकेशन। ये देखिए यहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। अगर आपको रेप्लिकेशन मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में रेप्लिकेशन याद आ रहा होगा तो आपको याद आ रहा होगा कि ओरी साइट होती है जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। देयरफॉर मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलियन पीस ऑफ डीएनए जो डिजायर्ड जीन है इन एन organism is not possible until it becomes a part of the chromosome which has a specific sequence known as the origin of replication। बहुत ही सिंपल चीज है ये, इसमें सिर्फ इतना लिखा है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ डिजायर्ड जीन, ठीक। एलियन पीस ऑफ डीएनए मींस डिजायर्ड जीन, ठीक है, desired gene in an organism is not possible unless it become a part of chromosome। मतलब कि ऐसे पार्ट ऑफ क्रोमोसोम बनना चाहिए इसको जिसके पास which have ओरी सी साइट। ओरी साइट means origin of replication is very important। मतलब डिजायर्ड जीन को हम ऐसे क्रोमोसोम में इंसर्ट कराएंगे जिसके पास ओरी साइट होना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओरी साइट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। Thus an alien DNA is linked with the origin of replication so that alien piece of DNA, भाई क्या करना है, रेप्लिकेट ही तो कराना है। मान लीजिए हमें इंसुलिन का जीन हमने इंसर्ट कराया तो उस इंसुलिन के जीन को अब हमें बहुत ज्यादा रेप्लिकेट कराते रहना है, मल्टीप्लाई कराना है। तो उसके लिए ओरी साइट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोनिंग और मेकिंग मल्टीपल आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनी टेम्पलेट डीएनए। कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये पढ़ रहे हैं कि फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कैसे बनाया जा सकता है। द फर्स्ट recombinant DNA was constructed by linking a gene encoding antibiotic resistance with a native plasmid autonomously replicating circular। देखिए बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है, यहाँ से सबसे पहले तो आप ये नोट डाउन करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और ये बहुत अच्छे से दी हुई है। इसको तुरंत नोट डाउन करके अपने दिमाग में भी नोट डाउन करके बैठा लीजिएगा, क्योंकि पूरा बायोटेक्नोलॉजी और पूरा जो है हमारा क्या कहते हैं ये, जस्ट अ मिनट, पूरा बायोटेक्नोलॉजी और पूरा जेनेटिक इंजीनियरिंग हमारी रिवॉल्व करेगी अराउंड द प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड की आपको एकदम एग्जैक्ट डेफिनेशन पता होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और मैंने आपसे कहा था कि आप नोट्स के लिए थोड़ा सा बायोलॉजी में 3-4 कलर के पेन लेके बैठोगे तो आप लोग को खुद भी पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा बाद में, ठीक है। इस डेफिनेशन को नोट करिए। ऑटोनोमसली मतलब क्या होता है, अपने आप, बहुत बड़ी क्वालिटी है ये। रेप्लिकेटिंग, भाई जाहिर सी बात है ना, हम भीड़ में चलना चाहते हैं लेकिन अगर हम अपनी खुद की पोटेंशियल को पहचान ले तो शेर अकेले ही चलता है ना। तो देखिए प्लाज्मिड अपने आप ही सारा काम कर लेता है। जनरली समझाया ये नहीं कि बोल देना कि शेर प्लाज्मिड होता है। ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, सर्कुलर एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए
इसको नोट डाउन करिए बेटा, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ, नोट डाउन हो गया होगा आई थिंक। यहाँ पे ये बताया है कि पहला फर्स्ट आर्टिफिशियल रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कैसे बनाया गया, तो उसके लिए क्या जरूरत था, कंस्ट्रक्टेड बाय लिंकिंग अ जीन, एक ऐसे जीन की जरूरत थी जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस के लिए कोड करता, ठीक है, विद नेटिव प्लाज्मिड, ठीक है, ऑफ साल्मोनेला टाइफी का यूज किया गया, साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम का यूज किया गया, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस डायग्राम को आप लोग बहुत ही अच्छे से देखिए, यहाँ पे क्या है, प्लाज्मिड है, ठीक है, प्लाज्मिड के पास क्या है, अच्छा ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट होता क्या है, सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं ये, ठीक है। तो प्लाज्मिड के पास ओरी साइट होनी चाहिए, प्लाज्मिड के पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट मार्कर साइट होनी चाहिए, प्लाज्मिड के पास रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट होना चाहिए, इको R1 इज रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस साइट। अच्छा, एक क्वेश्चन मुझे आप लोग से पूछना है, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आप लोग से यहीं पे थोड़ा सा रुक के पूछना चाहूंगी। शैल, गोविंद, नोमान, किसी को भी पता है कि इको R1 में जो है ये इको क्या है, डिफाइन मी इन वन इन 30 सेकेंड्स, क्योंकि आपको पता होगा तो आप बता दोगे, नहीं तो आप देख के बताओगे। तो 30 सेकेंड के अंदर अंदर मुझे बता दीजिए, इको को डिफाइन कर दीजिए, इको R1 है क्या, मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ये तो हम लोग को बहुत अच्छे से पता है, लेकिन इको R1 का अगर मैं फुल फॉर्म जानना चाहूँ और मैं ये चाहूँ कि आप डिफाइन कर दीजिए व्हाट इज इको R1, देन डिफाइन इट फास्ट। what is genus in it, very good, जीनस इसमें क्या है, बताइए बताइए, जल्दी बताइए। इको R1 में जीनस क्या है, क्या चीज है जो डिनोट कर रही है दैट जीनस, और आगे का आप बताइए, मैं तो बताने के लिए हूँ ही। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड नुमान। और वो क्या कर रहा है बेटा, वो क्या कर रहा है नुमान, फास्ट फास्ट, नुमान और सैल आप लोग भी बता सकते हैं, वेरी वेरी गुड। और मुझे ये बताइए कि ये ई और को, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, सारे आंसर नुमान देंगे, बाकी सैल और गोविंद को नहीं पता, राइट बेटा, रिवीजन सही से करिए। और नुमान मुझे ये बताइए बेटा कि हाँ, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। अब मुझे ये बताइए कि ये जो ई है, ये ई है क्या, मतलब जीनस तो आपने बता दिया, ई है क्या, मतलब कौन से बैक्टीरिया से इसको लिया गया, इतना मैंने हिंट भी दे दिया, क्योंकि ये सारे जितने भी हमारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस हैं ये बैक्टीरिया से ही तो हमें मिल रहे हैं। तो ये कौन से बैक्टीरिया, ई कौन से बैक्टीरिया का नाम है, बताइए जल्दी जल्दी फास्ट। ई कौन से जीनस मतलब कौन से बैक्टीरिया को डिनोट कर रहा है, नहीं पता, नहीं पता तो नो मैम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। इस्चीरिचिया कोलाई, हमेशा बोलती रही हूँ मैं, सेल की क्लास में भी बोला था कि इस्चीरिचिया कोलाई इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वैसे वेरी गुड, तुमने बाकी के आंसर्स तो किए, ना 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 ना, देखो इस शीशा की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, ठीक है, अभी भी गलत है, चलो कोई नहीं, इस शीशा को लाई, ठीक है। हाँ तो इसको बस समझिए, है ना, ये जो है यहाँ पे मैंने बताया कि इको R1 की साइड भी होती है कटिंग के लिए, ठीक है, इको R1 हो गया। अच्छा, ये चीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो प्लाज्मिड के पास जैसे ये इको R1 साइट है, तो यही हमारे इसके पास भी होना चाहिए, जीन ऑफ इंटरेस्ट के पास भी, ठीक है। इको R1 साइट यहाँ पे भी आप लोग को दिख रही है,
अब यहाँ पे स्टिकी एंड मतलब देखिए दोनों के साइड्स जो है मतलब जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेजेस थे वो सेम थे। अब स्टिकी एंड यहाँ पे जनरेट हुआ तो हम पढ़ते चले आ रहे हैं। अभी तक हमने 3-4 डायग्राम में पढ़ ही लिया कि हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं, डीएनए लाइगेज हम बाद में जोड़ देंगे इसको, तो ये जो कटिंग कटिंग रह जाएगी, हल्की हल्की गैप रह जाएगी, वो फिल हो जाएगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारा रेडी हो गया। अब जब रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारा रेडी हो गया तो इसको होस्ट चाहिए जिसमें ये रेप्लिकेट कर पाएगा जल्दी जल्दी। फिर हमने इसको इंसर्ट करा दिया बैक्टीरिया में। अब बैक्टीरिया में जब ये इंसर्ट हो गया तो देखिए इतनी सारी इसकी कॉपीज बन जाएंगी। भाई बैक्टीरिया तो ई कोलाई तो 20 मिनट्स में ग्रो करने लगता है, जल्दी जल्दी ग्रो करता है, बहुत फास्ट ग्रो करता है, ठीक है। क्लोनिंग बन गई, क्लोन आ गए। अब हमने क्या किया, इसको बैक्टीरिया को प्लेट किया किस पर, एक मीडियम में, प्लस एंटीबायोटिक डाल दी। ओनली बैक्टीरिया कंटेनिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए विल ग्रो। अब जिस बैक्टीरिया के पास जो क्या कहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए था वही ग्रो करेगा। उसके बाद हमने कल्चर कराया, डीएनए प्यूरिफिकेशन कराया, उसको आइसोलेट कर लिया। इस तरीके से क्लोनिंग इनटू अ प्लाज्मिड क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आगे भी बहुत सारी चीजें हैं, लाइक अभी तो आपको मैं ये बताऊंगी थोड़ा सा ब्रॉड में, ये तो एक जनरल ओवरव्यूज है। आगे मैं आप लोग को नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, नोमान, सेल और गोविंद, आगे आपको मैं नेक्स्ट क्लास में क्या बताऊंगी। अभी तक तो ये जनरल चीजें होंगी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है, टिश्यू कल्चर क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, बायोटेक्नोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है। अब जो चीज हमें पढ़नी है वो क्या पढ़नी है, अब हमें ये पढ़नी है नेक्स्ट की क्या कहते हैं जो वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर्स को हम इलेबोरेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। हम क्लोनिंग साइट्स के बारे में पढ़ेंगे, हम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स के बारे में पढ़ेंगे, तो नेक्स्ट क्लास इसके आगे होगी, ठीक है बेटा। नुमान, सैल, अभी तक का समझ में आ गया ना? रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। नेक्स्ट क्लास कल होगी, रिप्लाई करो बेटा फास्ट। ओके बेटा, कल मिलते हैं क्लास में, ठीक है। अभी तक का जितना हुआ है वो सारा रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। ओके बेटा, गोविंद तुम भी रिवाइज करो, आंसर्स आते रहने चाहिए जब हम पूछें, ठीक है। ओके, कल मिलते हैं बेटा क्लास में।